हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी के प्रैक्टिस सेशंस को, यानी कि इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं आपके सीटेट में। सीटेट का सिलेबस सेम है, इसलिए जो क्वेश्चंस है वो बहुत बार रिपीट होते हैं आपके, इसीलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा आप करके जाइए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो वो। ठीक है, तो इंग्लिश पेडागोजी का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। स्कैनिंग है, स्कीमिंग है, रीडिंग की सारी जितनी भी सब स्किल्स हैं वो सारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स और कुछ टर्म्स और एक दो चैप्टर हैं जो रहते हैं, वो आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। तो आज से हम लोग ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप उन वीडियोस को देखिए एंड देन आप यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका, ग्रामर शुड बी टॉट बाय। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर शुड बी टॉट बाय, यानी ग्रामर को किस तरीके से पढ़ाया जाए। गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, या फिर आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल्स, या फिर मेकिंग लर्नर्स टू डू राइटिंग असाइनमेंट्स, यानी कि ये क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए आपको। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में समझाया जाए, प्रैक्टिस करवाई जाए कॉन्टेक्स्ट में। आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल्स को लर्न करने के लिए कह दिया जाए आपको, या फिर आपको बहुत सारे रिटर्न असाइनमेंट दे दिए जाए। तो आपका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल जो रिटर्न असाइनमेंट है या रूल्स को लर्न करना, ये वर्ड्स ना मतलब बिल्कुल कहते हैं ना सीटेड के साथ में इनका 36 का आंकड़ा है। ये जहाँ भी दिखे वो क्वेश्चन का आंसर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट में आप उसको प्रैक्टिस करवाइए बच्चे को, ये बहुत ही बेहतर तरीका होता है ग्रामर को टॉट करने का, सिखाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 टू रीड द टेक्स्ट थॉरली, then she asked them to answer the questions with reference to the context. In this process she encouraging student for, भाई वो टीचर जो है एक 5th क्लास के बच्चे को कह रही है कि जो ये टेक्स्ट दिया गया आपको उसको थॉरली पढ़ो, यानी कि कंप्लीटली उसको पढ़ो। ठीक है, देन उससे वो आंसर पूछती है और कहती है कि उसको कॉन्टेक्स्ट में जो है उसको आंसर बताया जाए, यानी कि बच्चा जो उसको उस चीज़ को जो दिया गया उसको समझ करके उसका आंसर दे। तो वो क्या चीज़ के लिए एंकरेज कर रही है बच्चे को। ठीक है, जब भी आप याद रखेंगे हमेशा इसका, पहले आप देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग या स्कीमिंग, और इन 10 क्वेश्चंस को आप ज़रूर खुद से कीजिए पहले, और स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसा रहा आपका। ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, स्कीमिंग क्या होती है, देखते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, जब हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं कोई चीज़। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, या जैसे कि नोवेल पढ़ लिया हमने, स्टोरी बुक पढ़ लिया, ये ज़्यादातर एक्सटेंसिव आप हमेशा याद रखिए, ज़्यादातर क्लासरूम के बाहर की रीडिंग मानते हैं हम। इंटेंसिव रीडिंग हम क्लासरूम के अंदर की रीडिंग मानते हैं, जिसमें कि हम किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं और पूरा गहराई से पढ़ते हैं, थॉरोली पढ़ते हैं। ठीक है, स्कैनिंग क्या होगा आपका, स्कैनिंग यानी कि भाई रैपिडली हम पढ़ते हैं चीज़ों को, स्कैनिंग में भी हम रैपिडली पढ़ते हैं बट एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, स्कीमिंग क्या होगा, जब हमें जीस्ट निकालना होगा। ठीक है, एक जनरल आइडिया लेना होगा, वो आपका स्कीमिंग होता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, थॉरली पढ़ा है और उसका कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना है, दैट मीन इंटेंसिव रीडिंग। क्लासरूम में हमेशा ज़्यादातर इंटेंसिव रीडिंग ही होगा आपका आंसर, क्योंकि क्लासरूम में आप जो भी पढ़ते हैं तो वो कंप्लीटली उसको अच्छे से पढ़ते हैं और उसका मीनिंग भी समझते हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, वो आप प्लेजर के लिए नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इंटेंसिव रीडिंग। समझ के चलेंगे हम क्वेश्चंस को, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इटिमोलॉजी इज। इटिमोलॉजी क्या होती है आपकी, साइंस ऑफ पेडागोजी, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड, या फिर नोइंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड। तो इटिमोलॉजी आपकी क्या होती है, साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड, भाई उस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो आपकी इटिमोलॉजी होती है। आपने कई बार देखा होगा ना, जिस भी वर्ड को आप डिक्शनरी में ढूंढते हैं तो उसमें आपको मिलेगा कि ये वर्ड जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ये वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया, जैसे पेडागोजी वर्ड है तो ये लैटिन भाषा से पेडागोगा कुछ वर्ड था उससे ये निकला है। तो मतलब कि उसका ओरिजिन कहाँ है, वो वर्ड कहाँ से निकला है, ये उसका एटिमोलॉजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु आर। फर्स्ट जनरेशन लर्नर हम किसको कहते हैं, कमिंग फर्स्ट टाइम टू स्कूल टू सीक एडमिशंस, जो भाई फर्स्ट टाइम एडमिशन लेने के लिए आए स्कूल में। लर्निंग हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो हिंदी फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, जो इंग्लिश फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। या फिर फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल। तो आंसर क्या रहेगा, डी आपका, द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल। मतलब फर्स्ट जनरेशन लर्नर की अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, भाई जिनके पेरेंट्स भी क्या है फर्स्ट टू एट्थ, यानी कि फर्स्ट टू एट्थ
तक के शिक्षा जो है उन्होंने नहीं ली हो, उसको हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन स्कूल, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी स्कूल में नहीं गए हैं, दैट्स वाई क्या होगा, उनको कोई सिखाने वाला नहीं है। तो जैसे ही वो स्कूल में आएंगे तो वो क्या होंगे, फर्स्ट जनरेशन लर्नर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैविंग। जब बच्चे जो है किस तरीके से लैंग्वेज को बेस्ट तरीके से सीख सकते हैं, अ गुड टेक्स्ट बुक, अ प्रोफेशनल लैंग्वेज टीचर, इनहैबिशन या फिर मोटिवेशन। तो बिल्कुल आप ये सोचेंगे कि भाई गुड टेक्स्ट बुक से तो बच्चा क्या ही सीख लेगा, अपने आप लैंग्वेज अगर सीख जाता बच्चा तो फिर टीचर की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बेहतर आंसर हो सकता है कि प्रोफेशनल लैंग्वेज टीचर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और बेस्ट ऑप्शन है, वो है मोटिवेशन। कि बच्चा जो है, हमने प्रिंसिपल में भी पढ़ा था लैंग्वेज के, कि मोटिवेशन जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए। जब तक बच्चा मोटिवेट नहीं है, रेडी टू लर्न नहीं है, तब तक आप कितने भी बेहतर टीचर हों तब भी आप उसको सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है उस लैंग्वेज को सीखने का। तो सबसे पहले हम मोटिवेशन जनरेट करते हैं बच्चे के अंदर में, देन उसको लैंग्वेज सिखाते हैं। ठीक है, अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स, जो इंग्लिश की पैराग्राफ राइटिंग है उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, आइडियाज़, प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस। ठीक है, या फिर फ्लोरी लैंग्वेज या फिर लेजिबल। तो यहाँ क्या होगा आपका आंसर नंबर बी जो सबसे बेस्ट रहेगा, आइडियाज़। यानी कि एक पैराग्राफ राइटिंग अगर आप लिखते हैं तो उसके अंदर आइडियाज़ होने चाहिए, एक अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कोहेरेंस यानी कि वो उस जो आप टॉपिक लिख रहे हैं उसके अनुकूल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए उससे। ठीक है, तो ये होगा आपका सेकेंड आंसर। नेक्स्ट है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा अगर आपको बच्चे की रीडिंग स्किल को डेवलप करना है? तो फर्स्ट है एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रेड। ठीक है, ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट, एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली, एबिलिटी टू रीड फ्रेज करेक्टली। तो वर्ड्स को वो करेक्टली पढ़ पाए और फ्रेजेस को करेक्टली पढ़ पाए, या ओनली यानी सिर्फ उसको अल्फ़ाबेट्स को ऑर्डर में लगाना आता हो, ये हम डेवलप नहीं करते, बल्कि हम ये देखते हैं प्राइमरी लेवल के कि भाई क्या होगा, जो बच्चा है वो जो चीज़ उसने पढ़ी है, जिस टेक्स्ट को उसने पढ़ा है वो उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाए, उसको समझ पाए, इतना एबल जो है वो होना चाहिए। तो ये हम जो हमारा गोल होता है प्राइमरी लेवल पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका when language development is a deliberate and conscious effort, language is what। ठीक है, जब लैंग्वेज को हम डेलिबरेट तरीके से और कॉन्शियसली सीखते हैं, एफर्ट लगा करके सीखते हैं, तो क्या होता है, एक्वायर्ड होती है, ऑन्ड होती है, ब्रश्ड अप होती है या फिर लर्नड होती है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही बिल्कुल इंग्लिश पेडागोजी की ये पढ़ा है कि जब हम लैंग्वेज को एफर्ट लेकर के सीखते हैं, जब हम उसके लिए एफर्ट करते हैं, कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं, तो हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं। और जब हम कॉन्शियसली एफर्ट किए बिना नेचुरली सीख जाते हैं, अगर हम आपको कोई ऑप्शन में मिले कि आप नेचुरली सीख जाते हैं, तो क्या होगा, हम उसको एक्वायर करते हैं। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास से। डेकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज परटेन्स टू, डेकोरम क्या होता है स्पोकन लैंग्वेज में? डेकोरम यानी कि अगर हम कहें इसको तो शिष्टाचार यानी कि मैनर्स क्या है आपका। ठीक है, एप्रोप्रिएट गेस्चर्स, करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेस, या फिर वॉइस क्वालिटी और लाउडनेस, क्लैरिटी और प्योरिटी ऑफ स्टाइल। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा एप्रोप्रिएट गेस्चर। भैया आप कितने ही अच्छे से आप ग्रामेटिकल रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है, क्लैरिटी है, सब कुछ है, लेकिन आपके गेस्चर्स अच्छे नहीं हैं। भाई आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, एक पोएम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके फेस पे स्माइल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, आपकी गेस्चर्स नहीं है। अगर आप प्राइमरी लेवल पे बच्चों को प्राइम पढ़ाते हैं तो बिल्कुल ऐसे डांस करते हुए पढ़ाना पड़ता है, फेस पे एक मतलब एनर्जी होनी चाहिए, ग्लो शाइन होनी चाहिए, तब बच्चे क्या है इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को। तो गेस्चर जो है बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप किसी को मतलब बात करें, चाहे कितनी ही अच्छी प्रोनाउंसिएशन हो आपकी, लेकिन उंगली दिखा करके इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो एक गलत गेस्चर है, एक गलत मैनर है। तो क्या होगा, एप्रोप्रिएट गेस्चर जो होते हैं वो डेकोरम होगा आपका स्पोकन लैंग्वेज का। ठीक है, रिसेप्टिव स्किल्स आर, इसमें से आपको बताना है रिसेप्टिव स्किल, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, राइटिंग इन अ रेंज ऑफ स्टाइल्स, यानी कि राइट करो आप स्टाइल में। ठीक है, यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर करेक्टली, एक्यूरेटली, लिसनिंग एंड सेल्फ करेक्ट वाइल यूजिंग लैंग्वेज, या फिर बीइंग एबल टू सेल्फ करेक्ट वाइल यूजिंग लैंग्वेज। तो लिसनिंग क्या होगा आपका रिसेप्टिव स्किल है, जैसा कि हमने पढ़ा भी था लैंग्वेज स्किल वाले चैप्टर में
कि लिसनिंग क्या होता है, आपका रिसेप्टिव स्किल होता है। तो लिसनिंग एंड सेल्फ करेक्ट, कि आप सुने और खुद को करेक्ट कर सकें लैंग्वेज को यूज़ करने में, वो आपकी रिसेप्टिव स्किल होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने कोशिश की इनको अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, अदरवाइज़ तो मैं सिर्फ आपको जो क्वेश्चन पढ़ूं और आंसर मार्क कर दूं, तो वो तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, कहीं प्रैक्टिस मतलब सेट वगैरह बहुत सारे दुनिया भर के मिल जाते हैं, लेकिन आपको चारों ऑप्शंस को समझना ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन फ्रेंड्स। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्ट।